17 दिसंबर को पीएम मोदी वाराणसी को देंगे बड़ी सौगात, करोड़ों की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। छह दिसंबर को होगी इंडिया गठबंधन की बैठक, मीटिंग में शामिल नहीं होंगे अखिलेश यादव। मध्य प्रदेश चुनाव से पैदा हुई रार का दिख रहा असर। तीन राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस बदलेगी रणनीति, यूपी में अलग एजेंडे पर होगा अब काम। पार्टी प्रदेश में नए सिरे से जन आंदोलन शुरू होगा। मृतक सौरभ यादव के परिवार से मिले अखिलेश यादव, परिवार की 5 लाख रुपए देकर आर्थिक मदद की, प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन की बैठक में अब अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें, अब सपा के सीनियर नेता ही शामिल होंगे। कांग्रेस के व्यवहार से काफी आहत है अखिलेश यादव, ऐसा सूत्रों का कहना है। आपको बताते चले, 4 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस के सहयोगी भी अब खफा नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव मीटिंग में नहीं जाएंगे, ऐसा पार्टी सूत्रों का कहना है। तो देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको राजधानी लखनऊ से, जहां इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। सपा के सीनियर नेता ही इस बैठक में अब शामिल होंगे। कांग्रेस के व्यवहार से काफी आहत हैं अखिलेश यादव, ऐसा सूत्रों का कहना है। और यही कारण है कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग में, इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव मीटिंग में नहीं जाएंगे, शामिल नहीं होंगे। और 4 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस से सहयोगी भी अब खफा हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिफ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशिफ, अब देखा जाए तो 3 राज्यों में बड़ी हार के बाद इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। ममता बनर्जी के बाद अब अखिलेश यादव ने इनकार कर दिया है बैठक में शामिल होने से। जी बिल्कुल, बता दूं कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है, उसमें बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। अगर बात करें गठबंधन की, तो गठबंधन को हार का मुंह देखना पड़ा है, काफी शिकस्त भी हुई। हालांकि गठबंधन जो बना था उसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत कई प्रदेशों के नेता भी शामिल थे, लेकिन जिस तरह से अब जो रार है और बढ़ती जा रही है गठबंधन को लेकर। और बात करें एमपी चुनाव में, तो एमपी चुनाव के दौरान ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और कांग्रेस नेताओं के बीच जो है विवाद काफी बढ़ गया था। यहाँ तक कि चिरकुट तक का बयान भी सामने आ गया था। तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधते हुए कहा था कि उनका एमपी में कोई जनाधार नहीं। इसके बाद जो तलखी है दोनों पार्टियों के बीच काफी बढ़ गई थी। अब जब चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, 3 राज्यों में हार के बाद जो है अब जो गठबंधन है वो चाहता है कि एक बार फिर से सभी नेताओं को एकजुट किया जाए और लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रणनीति बनाई जाए। और यह बैठक दिल्ली में 6 दिसंबर को आयोजित होने वाली है। लेकिन इसके पहले जो है जो सामने तथ्य आ रहे हैं, सूत्रों का दावा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे और सपा के सीनियर नेता ही शामिल होंगे, ऐसा सूत्रों का दावा है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि कांग्रेस के व्यवहार से अखिलेश यादव काफी आहत है। और मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान जो अखिलेश के साथ एक तरह से बदतमीजी कहा जाए तो जो हुआ था, उसको लेकर अखिलेश यादव का भी मोह भंग हो चुका है। और ममता बनर्जी के बाद अब अखिलेश यादव ने भी गठबंधन की बैठक में शामिल न होने का मन बनाया। और यह कहा जा रहा है कि पार्टी की मीटिंग में जो होने वाली है 6 दिसंबर को, उसमें अखिलेश यादव नहीं जाएंगे। और
चुनाव के परिणाम आने के बाद ही जो है लगातार जो है जो बयान आ रहे हैं अखिलेश यादव के वाराणसी। देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हुए उस दौरान कहीं ना कहीं अखिलेश यादव चाहते थे कि सपा कांग्रेस से गठबंधन करे और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इससे इनकार कर दिया था। तो क्या इस व्यवहार से भी आहत है अखिलेश यादव? जी बिल्कुल, जिस तरह से मध्य प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस के संपर्क में थे और समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि उन्हें 2 दर्जन से अधिक सीटें जो है चुनाव लड़ने के लिए एमपी चुनाव मिलेंगी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया और इग्नोर भी कर दिया गया सपा सुप्रीमो को। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के कई प्रत्याशी मैदान में उतर गए और इस पार्टी प्रत्याशियों के उतरने पर कांग्रेस और सपा सुप्रीमो के बीच लगातार रार जो है लगातार बढ़ती गई। अभी कल ही एक बयान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का आया कि चुनाव में अहंकार खत्म हो गया। चुनाव के बाद दोनों उनका साफ तौर पर इशारा था कि कांग्रेस की हार मिली है एमपी चुनाव में और अन्य राज्यों में, तो अब अहंकार खत्म हो जाएगा। उन्होंने नाम लिए बगैर सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा और जो है और एक तरह से जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह संकेत भी दे दिया कि वह कांग्रेस के साथ जाने वाले नहीं है, जो गठबंधन में शामिल है उसमें कांग्रेस के साथ जाना नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है जो रार है अभी थमी नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस 6 दिसंबर की बैठक के बाद क्या निर्णय लिया जाता है सपा द्वारा। और सबसे बड़ा अहम पहलू यह भी है कि अब बसपा भी एक्टिव मोड में आ गई, तो कहीं न कहीं गठबंधन एक दूसरे दलों की पूरी मजबूरी बन चुकी है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव को लेकर तमाम बयान हुए कांग्रेसी नेताओं को, तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव को के सम्मान देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद, इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं आपको, जहां 3 राज्यों में हार के बाद कांग्रेस ने अब अपनी रणनीति बदल ली। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश में नए सिरे से जन आंदोलन शुरू करेगी। फ्रंटल संगठन अलग अलग मोर्चों पर काम करती नजर आएगी। मुख्य कमेटी, पद यात्रा समेत कई कार्यक्रम अब कांग्रेस द्वारा शुरू किए जाएंगे। आज से जन आंदोलन से जुड़े कार्यक्रम की शुरुआत कांग्रेस करेगी। कांग्रेस ने आज एक अहम बैठक बुलाई है। धरना प्रदर्शन शुरू करने की भी योजना अब बनाई जाएगी। तो देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे और उनमें से 3 राज्यों में कांग्रेस को बड़ी हार मिली है और बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई है और कांग्रेस को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और अब इसी के चलते कांग्रेस का जो पूरा फोकस है वो लोकसभा चुनाव पर है। लोकसभा चुनाव के लिए अब कांग्रेस बदलती रणनीति बनाती हुई नजर आएगी। अलग रणनीति पर काम करेगी कांग्रेस। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, अब देखा जाए तो 3 राज्यों में शिकस्त प्राप्त करने के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अब लोकसभा चुनाव पर पूरा फोकस रहेगा। क्या लगता है, क्या कुछ रणनीति, नया रोड मैप कांग्रेस बनाती नजर आएगी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि 3 राज्यों में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है और इस तरीके से जो अपनी रणनीति भी बदल रही है और एक नई टीम भी तैयार करने का कार्यक्रम भी शुरू करेगी जल्द ही। और एक जन आंदोलन भी शुरू करने जा रही है, जिसमें नई जो पारी होगी उसमें ये लोग शामिल होंगे और धरना प्रदर्शन भी की योजना भी बनाएगी। जो भी समस्याएं आम जनता की होगी उसमें बढ़ चढ़ कर आगे बढ़कर हिस्सा लेगी, क्योंकि अब ये कांग्रेस समझ चुकी है कि जमीनी के तौर पर ही उसको कार्य करना पड़ेगा, तभी जनता से जुड़ पाएंगे। क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी 2024 में यूपी में आ रहा है। इन्हीं संबंधों को नजर रखते हुए जो है अपनी यूपी में जो है रणनीति बदलने का कार्यक्रम जो है कांग्रेस कर रही है। जी बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब नई रणनीति बनाती नजर आएगी, नया रोड मैप और योजनाएं भी बनाती नजर आएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे।
चलिए अगली बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज काशी दौरा रहने वाला है। आपको बता दें, मृतक सौरभ यादव के परिवार से अखिलेश यादव आज मिलेंगे। अखिलेश यादव ने सौरभ यादव को श्रद्धांजलि दी। हमलावरों ने पीट पीट कर सौरभ यादव की हत्या कर दी थी। परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा, आर्थिक मदद आज अखिलेश यादव देंगे। अखिलेश यादव ने प्रशासन पर कई बड़े आरोप भी लगाए हैं इसको लेकर। नदी तुमने बर्बाद कर दी, जितनी सहायक नदियां गंगा की सब बर्बाद कर दी। और ये वही लोग हैं जो माँ गंगा का पानी लेकर के कसम खाते हैं। यही तो हमारे यहाँ मान्यता है कि सबके पाप धो देती है माँ गंगा। हमें उम्मीद है 24 में इनका सब धुल जाएगा। स्वीकार करते, जो लोकतंत्र में परिणाम जनता ने दिया हम स्वीकार करते हैं उसको। और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि कोई गठबंधन बनेगा और रास्ता निकलेगा, क्योंकि बेरोजगारी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी महंगाई है। हमारा किसान जितने लोग खड़े हैं ये खुद महसूस करते हो कि आय दोगुनी नहीं हुई है। अगर आय दोगुनी नहीं हुई और बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, महंगाई बड़े पैमाने पर है, बिजली महंगी है, खाद मिल नहीं रही है, इन सवालों के भी तो जवाब जनता ढूंढेगी। कांग्रेस अगर यही भाषा रखेगी, मैं नहीं जानता हूँ किसने कहा है, लेकिन इन चुनाव परिणाम के बाद थोड़ा बहुत तापमान सबका कम हुआ होगा। और क्योंकि लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना, देश बचाना बड़ा सवाल है। समाजवादियों ने हमेशा साथ लिया है, और अगर कोई भी गठबंधन समाजवादी पार्टी से करता है, जिसके पास अच्छे प्रत्याशी हैं, वो आए साथ रहे हमारे, हम भी उनका साथ देंगे, वो हमारा साथ दें, हम उनका साथ देंगे और बीजेपी को हराएं। रिक्त स्थान भरो हम और आप लोग बचपन में रिक्त स्थान भरते थे, इसी तरह राजनीति में कुछ लोग हैं जो कभी कभी टीवी चैनल में समय में क्या दिखाएं, चलो इन्हें दिखा दो। मैंने कोई गलत नहीं कहा, जो मैं मानता हूँ वो मैंने कहा, यही सनातन धर्म है। अगर मुझे पेड़ मिल जाए पूजा करूंगा मैं, पत्थर रखा हो पेड़ के नीचे तो पूजा करते हैं हम लोग, लाल कपड़ा रख दें तो पूजा करते हैं, यही सनातन धर्म है। इसलिए बीजेपी के लोग गुमराह मत करो। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म यही है कि लाल कपड़ा पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दें तो वो हम पूजा करते हैं, और नहीं करते हैं यहाँ से लखनऊ तक चलो, कितनी जगह मिल जाएगी आपको। यही असली धर्म है कि हम हवा भी पूजते हैं, धरती भी पूजते हैं, पेड़ भी पूजते हैं, पानी भी पूजते हैं। अगली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जो अस्थायी मान्यता वाले मदरसों की भी अब जांच की जाएगी। आपको बता दें 4394 स्थायी मान्यता वाले मदरसों की भी अब जांच की जाएगी। प्रदेश के 4394 मदरसों के मानकों की जांच होगी। इसी के साथ सुविधाएं, शिक्षक कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता भी देखी जाएगी। इसकी शुरुआत सरकार से अनुदान प्राप्त 560 मदरसों से होगी। पहले यूपी के अनुदानित मदरसों की जांच की जाएगी, उसके बाद मदरसों की जांच 15 जनवरी से 30 मार्च तक की जाएगी। आपको बताते चले, जांच के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने एक कमेटी का गठन किया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है। तो ये 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है स्थायी मान्यता वाले मदरसों के लिए। स्थायी मान्यता वाले मदरसों की जांच इस कमेटी द्वारा की जाएगी। इस कमेटी का गठन खास तौर पर स्थायी मान्यता वाले मदरसों के लिए, उनकी जांच के लिए किया गया है। और प्रदेश भर के 4394 स्थायी मान्यता वाले मदरसों की जांच अब की जाएगी। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, स्थायी मान्यता वाले मदरसे जितने भी हैं प्रदेश भर में 4394 स्थायी मदरसे, इनकी जांच अब की जाएगी। प्रशासन की अनोखी पहल। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है यूपी में जो है 4394 भी जो है स्थायी मदरसे हैं, और उस मदरसों की जांच भी शासन ने दे दी है, क्योंकि जो शासन द्वारा जो नियम थे उस तहत के तहत जो है शिक्षकों का यहाँ पे चयन हुआ है नहीं हुआ है, उन सभी चीजों की बारीकी से जो है टीम यहाँ पे जांच भी करेगी। क्योंकि सरकार द्वारा जो है अनुदान भी मदरसों को दिया जा रहा है, जिससे 560 ऐसे मदरसे हैं जिनमें सरकारी अनुदान प्राप्त कर रहे हैं। तो इन्हीं से मुद्दों को लेकर के जो है यूपी गवर्नमेंट जो है जांच करवा रही है। जो भी मदरसे हैं तो जल्द ही इनकी जांच जो है 15 जनवरी से 30 मार्च तक की होगी, और इस जांच में जो भी सम्मिलित मदरसे होंगे उसे रिकवरी करने के लिए भी यहाँ पे शासन द्वारा निर्देश दिया गया है।
जी बिल्कुल, मदरसों की जांच क्या इसलिए भी करवाई जा रही है ताकि मदरसों में जो प्रक्रियाएं होती हैं उनका जो संचालन है वो सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि शासन द्वारा जो भी निर्देश है मदरसों के लिए वो उसका पालन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पिछली सरकारों में तमाम ऐसी लापरवाही जाहिर हुई है, जिसमें चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो या नियुक्ति का मामला हो, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है योगी सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है और इसी वजह से जो है ये जांच करवाने जा रही है। इसमें जो स्थायी मान्यता वाले मदरसे हैं उनके खिलाफ यहाँ पे जांच होगी, जांच में जो भी इस दायरे में आएगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, क्योंकि जो योगी सरकार ने मदरसों की पूरी यूपी में जांच कराई थी तो तमाम ऐसे मदरसे भी पाए गए थे जो पूरी तरीके से फर्जी तरीके से कागजों पे चल रहे थे और उन्होंने जो सरकारी अनुदान भी प्राप्त किया था। तो इस वजह से जो है ये जांच जो है शासन द्वारा कराई जा रही है। जी चलिए ठीक है विनय, बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी खबरों पर आपसे चर्चा करेंगे। अगली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लोक बंधु अस्पताल में जल्द अब डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें, शासन ने अस्पताल में डायलिसिस यूनिट शुरू करने की अब मंजूरी दे दी है। इसी महीने से निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा अब दी जाएगी। लोक बंधु अस्पताल में किडनी के काफी मरीज आते जाते हैं और इसी को देखते हुए डायलिसिस की सुविधा न होने से मरीजों को रेफर करना पड़ता था, इसीलिए अब डायलिसिस सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां लोक बंधु अस्पताल में अब डायलिसिस की फ्री सुविधा मरीजों को दी जाएगी। इस अस्पताल में किडनी से संबंधित मरीजों का काफी आना जाना होता था और डायलिसिस की सुविधा ना होने की वजह से दूसरे अस्पतालों में इन मरीजों को रेफर करना पड़ता था। इसी के चलते अस्पताल में अब फ्री डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी मरीजों के लिए। शासन ने अस्पताल में डायलिसिस यूनिट शुरू करने को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, इसी महीने से निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मरीजों को उपलब्ध करवाई जाएगी। शासन की तरफ से ये अनूठी पहल शासन की अस्पताल में डायलिसिस यूनिट शुरू करने को मंजूरी। निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा इसी महीने से लोक बंधु अस्पताल में उपलब्ध करवाई जाएगी। इसका फायदा अब मरीजों को जल्द मिलता नजर आएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनय, अब देखा जाए तो लोक बंधु अस्पताल की तरफ से बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। शासन ने अस्पताल में निःशुल्क यानी कि फ्री डायलिसिस यूनिट शुरू करने के ऊपर मंजूरी दे दी है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में जो है जल्द ही वो मरीजों को डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। वजह है कि जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं लगातार जो है अस्पतालों का निरीक्षण भी करते हैं, जहां पे जो भी समस्याएं होती हैं उसको दूर करने का भी प्रयास करते हैं। अभी हाल ही में जो है ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य मंत्री भी हैं डिप्टी सीएम के साथ साथ, तो उन्होंने लोक बंधु अस्पताल के निरीक्षण भी किया था और जिसमें तमाम ऐसे मरीजों ने बताया था कि यहाँ पे जो है डायलिसिस की सुविधा नहीं है। तो इसी चीज को लेकर के जो है यहाँ पे शासन द्वारा जो है डायलिसिस की सुविधा की मंजूरी दे दी गई है और जल्द ही इसी महीने में जो है इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मरीजों को यहाँ निःशुल्क डायलिसिस के मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी सुविधा जो है शासन द्वारा जो है यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही मरीजों को। जी चलिए ठीक है विनय, बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां राम मंदिर के लिए अब 7 ध्वज स्तंभ तैयार हो रहा है। आपको बता दें, अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले राम मंदिर के लिए 7 ध्वज स्तंभों का वीडियो सामने आया था। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या से जहां राम मंदिर के लिए 7 ध्वज स्तंभ का निर्माण करवाया जा रहा है, इसको लेकर एक वीडियो भी सामने आया था जहां पर राम मंदिर के लिए 7 ध्वज स्तंभों का निर्माण करवाया जा रहा था। आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह रहने वाला है। इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं।
विनय, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है 22 जनवरी 2024 को। अब इसको और भी भव्य बनाने के लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। 7 ध्वज स्तंभ का निर्माण करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग जो है 90% के करीब पूरा भी हो चुका है और इसका जो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी निर्धारित कर दिया गया है। इस समारोह में देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी भी आएंगे और इसमें जो तैयारियां हो रही हैं साफ तौर पर देख सकते हैं कि अहमदाबाद में जो है ये 7 स्तंभ तैयार किए जा रहे हैं और ये राम मंदिर के में लगेंगे और इसी को लेकर के जो तैयारियां जो पूरी तरीके से हैं, तमाम ऐसे कार्य जो है बाहर से इंजीनियर भी आए हुए हैं, इसे जो खंभे लगने हुए हैं, तो ये माना जा रहा है कि जल्द ही निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और जो देश विदेश से मेहमान आएंगे तो उनको ये भव्य सुंदरता जो है राम मंदिर की देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, तो भव्य सुंदरता राम मंदिर की जल्द देखने को मिलेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी खबरों पर आपसे जानकारी देंगे। अगली बड़ी खबर आपको गाजीपुर से बता रहे हैं, जब पेट्रोल पंप मालिकों ने अधिकारियों को तेल देने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें, अधिकारियों पर पेट्रोल पंप मालिकों का करोड़ों बकाया है। इसी कड़ी में 1 करोड़ 12 लाख रुपए से अधिक का बकाया बताया जा रहा है। अधिकारियों की गाड़ियों में तेल भरने से इनकार कर दिया गया। इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, पेट्रोल पंप मालिकों ने अधिकारियों को तेल देने से साफ इनकार कर दिया है। अधिकारियों पर पेट्रोल पंप मालिकों का करोड़ों बकाया है, क्या कुछ है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि गाजीपुर जनपद में देखने को मिला है कि जो अधिकारियों की गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल डाले जाते हैं तो उसका बकाया जो है लगभग 1 करोड़ 12 लाख रुपए से अधिक हो गया है और पैसा जो है मिल नहीं रहा है। इसी वजह से जो है पेट्रोलियम डीलर जो एसोसिएशन है उसने जो है पत्र लिख करके एडीएम को भेजा है कि जो हमारा लोगों का बकाया है उसको जल्द से जल्द अदा किया जाए, तभी हम दूसरा जो है ये पेट्रोल उधार देने का काम शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे एडीएम ने भी आश्वासन दिया कि जल्द करा दिया जाएगा क्योंकि इसका एक बजट आता है मार्च में, तो उसी में ही अदा किया जाता है और जल्द ही अदा करने के लिए एसोसिएशन को भरोसा दिलाया है एडीएम ने। जी चलिए, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां भतीजे ने चाची को गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से चाची गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें, पैसे के लेन देन को लेकर गोली मारने का ये मामला सामने आया है। कोतवाली क्षेत्र के खतराना मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां भतीजे ने चाची को गोली मार दी है। गोली लगने की वजह से चाची गंभीर रूप से घायल है। कारण बताया जा रहा है पैसों का लेन देन। पैसे के लेन देन को लेकर ये गोली मारी और कोतवाली क्षेत्र के खतराना मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां भतीजे ने चाची को गोली मार दी। पैसों के लेन देन के मामले को लेकर भतीजे ने चाची को गोली मारी है। गोली लगने के बाद चाची गंभीर रूप से घायल है। इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, भतीजे ने चाची को पैसे के लेन देन के मामले के चलते गोली मार दी, क्या कुछ है पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि भतीजे और चाचा में लड़ाई हो रही थी, उसी दौरान जो है पैसे के लेन देन को लेकर के उसी में अवैध तमंचा से जो है उसके भतीजे ने चाची पर जो है तमंचे से गोली चला दी और इससे चाची को जो गंभीर रूप से घायल हो गई। उनको परिजनों ने जो है आनंद फानंद में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट भी कराया है। और मामले की सूचना पर पुलिस भी वहां पे पहुंची है और मामले की जांच भी कर रही है और जल्द ही जो आरोपी भतीजा है उसको जो है पुलिस गिरफ्तार यहाँ पे करेगी, क्योंकि पीड़े चाची के द्वारा जो है यहाँ पे तहरीर भी थाने में दी गई है। चलिए ठीक है विनय, बने रहिए हमारे साथ, कुछ और भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहा है, जहां होटल, बैंक्वेट और मॉल में आग लगने का मामला सामने आया। आपको बता दें, आग लगने से हड़कंप मच चुका है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इंदिरापुरम के वसुंधरा सेक्टर 3 की ये पूरी घटना बताई जा रही है।
इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ विनय लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। विनय, होटल, बैंक्वेट और मॉल में आग लगने का बड़ा मामला सामने आया है। आग लगने से हड़कंप भी मच गया है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अज्ञात कारणों से जो है किंग्स होटल बैंक्वेट और मॉल में आग लग गई है और सूचना पे जो है फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और लोगों में अफरा तफरी का भी माहौल बना हुआ है। तो ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम के वसुंधरा सेक्टर की घटना बताई जा रही है और लेकिन ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो पहुंची हैं आग पे जल्द ही काबू कर लेंगी। जी शुक्रिया आपका अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे थे, जहां होटल, बैंक्वेट और मॉल में आग लग गई है। आग लगने से हड़कंप मच गया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।